इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 4 फरवरी को नई सरकार का गठन हुआ। उसके कुछ ही घंटों बाद मणिपुर फिर से जल उठा। हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी होने लगी और ऐसे में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया कि स्थिति कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक 50 से ज्यादा घरों को जला दिया गया है। जानकारी मिल रही है, बताया भी जा रहा है कि आधी रात 50 घरों में आग लगा दी गई है। 5 दिनों के लिए इंटरनेट को भी बंद किया गया था। यहाँ तक कि वहाँ के नए डिप्टी सीएम को कुकी कम्युनिटी के कुछ लोगों द्वारा जान से मारने पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दोस्तों, एक समय था जब मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया था। मणिपुर जल रहा है, हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके। इस राज्य में एक तरफ मैतेई, दूसरी तरफ कुकी, तीसरी तरफ नागा कम्युनिटी है और ये पूरा इशू सिर्फ एक कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने का है, वो भी किसी कम्युनिटी से छीन कर देने का नहीं। तो क्या इस राज्य में इतने सालों तक वायलेंस चलना चाहिए? तो दोस्तों, द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में सवाल यही है कि मणिपुर में ये वायलेंस हो क्यों रहा है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे क्या रीजन है, अभी का सिचुएशन क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मणिपुर इशू पर सेंट्रल गवर्नमेंट चुप क्यों है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये मानते हैं कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा दिया गया तो वो उनकी सारी जमीन हथिया लेंगे। दोस्तों, मणिपुर में वायलेंस की शुरुआत 20 फरवरी 2023 से होती है, जब मणिपुर सरकार ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के तहत चूड़ाचांदपुर जिले के खौपुन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया स्थित सोंगजांग विलेज में मौजूद सभी बिल्डिंग्स और बस्तियों को डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि ये एविक्शन ड्राइव फॉरेस्ट लैंड को खाली कराने के लिए की गई है। दरअसल फरवरी 2023 से राज्य सरकार ने फॉरेस्ट एरियाज को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने का फैसला लिया था। इसी पॉलिसी के तहत चूड़ाचांदपुर जिले के कई फॉरेस्ट इलाकों में रहने वाले ट्राइबल परिवारों को हटाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा था कि ये कार्रवाई रातों रात की गई और उन्हें कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया, ना ही रीसेटलमेंट प्रोवाइड कराया गया। ऊपर से ये एक कुकी मेजॉरिटी एरिया था। कुकी ट्राइबल कम्युनिटी ने राज्य सरकार के इस फैसले को ट्राइबल लोगों के खिलाफ कहा। उनके अकॉर्डिंग ये निर्णय ट्राइबल कम्युनिटी के हितों के विपरीत था। इसलिए मार्च 2023 में सरकार का कुकी कम्युनिटी ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसको संविधान के विरुद्ध करार दिया। सरकार का कहना था कि आदिवासियों को हटाने के पीछे मानव अतिक्रमण को रोकने और फॉरेस्ट एरिया को सुरक्षित रखने के लिए की गई। सरकार के मुताबिक लैंड सर्वे में कुछ ट्राइबल गाँव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाउंड्री के अंदर पाए गए, इसलिए उन्हें हटाया गया। इसके अलावा सरकार ने ये भी तर्क दिया कि कुछ लोग जंगलों का इस्तेमाल इल्लीगल एक्टिविटीज, खासकर ड्रग्स ट्रेड के लिए कर रहे थे, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अब आपको पता नहीं है तो द भारत फाइल्स आपको बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र के करीब हैं, जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के पहाड़ी इलाकों से मिलकर बना है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मणिपुर के म्यांमार से सटे इलाकों में अवैध पोस्ता की खेती काफी बड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017 से 2023 के बीच हजारों एकड़ जमीन पर पॉपी कल्टीवेशन हुआ। इसी वजह से मणिपुर में इल्लीगल ड्रग से जुड़ी खबरें लगातार सामने आती रही हैं। अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1785 करोड़ रुपए बताई गई। हालांकि इस फैसले से नागा और कुकी ट्राइब्स कम्युनिटी पहले से ही नाराज थे, लेकिन उनका आक्रोश तब और बढ़ गया जब 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा देने पर विचार किया जाए, और यही बात कुकी कम्युनिटी को पसंद नहीं आई। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का चूड़ाचांदपुर दौरा प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम से एक रात पहले वहां हिंसा भड़क गई। जिस जिम का उद्घाटन होना था उसे और वहां बनाए गए स्टेज को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, जो कुकी डोमिनेटेड ग्रुप है, उसने 3 मई को ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकलते हैं, जिसमें 40 से 60 हजार लोग शामिल होते हैं। हालांकि ये पीसफुल मार्च था, लेकिन मार्च के दौरान मैतेईज और ट्राइबल्स कम्युनिटीज के बीच टकराव हो जाता है और यहीं से हालात इतने बिगड़ गए कि एक ही दिन में 16 में से 10 जिलों में धारा 144 लगाना पड़ा। लेकिन फिर भी 5 मई को सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसी दिन इम्फाल में एक सरकारी कर्मचारी भी वायलेंस का शिकार हो गया। 2 कम्युनिटी मैतेई और कुकी आमने सामने थी। सड़कों पर टकराव बढ़ता गया, कई लोगों की मौत हुई, हजारों घायल हुए और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को अंततः शूट एट साइट का आदेश जारी करना पड़ा। दोस्तों, मणिपुर में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस को लेकर विवाद नया नहीं है। 2013 से ही मैतेई समुदाय अपने लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, ताकि अपनी कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन और आइडेंटिटी को सुरक्षित रख सके। उनका कहना है कि आबादी अधिक होने के बावजूद उनके पास सीमित लैंड है। मणिपुर ज्योग्राफिकल रूप से ऐसा राज्य है जहाँ 90% हिस्सा पहाड़ियों यानी हिल एरिया से
से घिरा है और मात्र 10% क्षेत्र ही घाटी यानी वैली एरियाज का है। पहाड़ी इलाकों में लंबे समय से नागा और कुकी जैसी ट्राइब्स निवास करती हैं। कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा इन ट्राइबल कम्युनिटीज का है। दूसरी ओर करीब 60% आबादी मेतई कम्युनिटी की है, जो सीमित वैली क्षेत्र में बसी हुई है। मेतई कम्युनिटी को हिल्स में बसने का अधिकार नहीं है, जबकि नागा और कुकी समुदाय वैली में आ सकते हैं। आप लोग को पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना है। हम लोग तो जाना नहीं सकता, वो लोग तो यहाँ तक आ गया। मेतई का तर्क है कि वे अपने एंसेस्ट्रल लैंड और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि एसटी दर्जा मिलने से अन्य ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं कुकी और नागा कम्युनिटी का कहना है कि मेतई पहले से ही आबादी में ज्यादा है, राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत है। ज्यादा फैसिलिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने की वजह से वो स्टेट में बेटर स्टेटस एंजॉय करते हैं। साथ ही विधानसभा की 60 सीटों में से लगभग 40 पर मेतई कम्युनिटी के पास ही है, जबकि ट्राइबल कम्युनिटीज के पास करीब 20 सीटें हैं। उनका डर है कि अगर मेतई को भी एसटी दर्जा मिल गया तो उनकी जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रभावित हो जाएगा। इसी वजह से ये कम्युनिटी आमने सामने है। कुकी और नागा कह रहे हैं कि मेतई को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, जबकि मेतई कम्युनिटी कह रहा है कि उसे भी एसटी का दर्जा दिया जाए। इन्हीं सब रीजन से मणिपुर वर्षों से वायलेंस का शिकार होता चला रहा है। इस वायलेंस में 2023 से फरवरी 2026 तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 60,000 से अधिक लोग अपने घरों से बेघर होकर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। आपका गांव सामने है और हमारा गांव इधर ही सामने। और अब आप वहाँ सामने जो गांव दिख रहा है वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा करंट सिचुएशन की बात करें तो मणिपुर में नए चीफ मिनिस्टर और 2 नए डिप्टी सीएम्स ने शपथ ली, तब जाकर राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, जो फरवरी 2025 से लागू था। नई सरकार बनते ही कुछ एरियाज, खासकर चुराचांदपुर में स्थानीय कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि अभी भी उनके नेताओं को सरकार में शामिल नहीं किया गया और उनकी राजनीतिक मांगों की अनदेखी की जा रही है और एसटी मांग पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। इसी विरोध के दौरान प्रदर्शन वायलेंस में बदल गया, जिससे अब तक 5 लोग इंजर्ड हुए, 50 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी कुकी कम्युनिटीज के कुछ लोगों ने दी है और उन पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है, जबकि वे खुद कुकी कम्युनिटी से ही आती है। अब सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, द भारत फाइल्स के अकॉर्डिंग सभी मिलिटेंट ग्रुप्स, चाहे वे कुकी, नागा या मेतई से जुड़े हों, पर सख्त क्रैकडाउन करना चाहिए, ताकि सबसे पहले इलीगल वेपन्स और आर्म्स जब्त किए जा सके। सिर्फ लोगों को टेम्पररी शांत करना कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज जैसा होगा। इसके अलावा एक और जरूरी कदम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ट्राइबल ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी मिलकर एक ट्रस्टेड पीस कमेटी बनाए। आज हालात ऐसे हैं कि लोग पुलिस, आर्मी या लीगल सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लाकर भरोसा बहाल करना जरूरी है। साथ ही अब यहाँ पर एक बात आपको और भी समझना जरूरी है कि मणिपुर में एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इलीगल इमिग्रेंट्स। बांग्लादेश और म्यांमार से एंट्री करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे इन कम्युनिटीज को न केवल अपने रिसोर्सेज शेयर करने पड़ रहे हैं, बल्कि इमिग्रेंट्स के चलते उनकी आइडेंटिटी भी कहीं गुम सी होती जा रही है। 2021 से 2024 तक लगभग 42,000 इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में एंट्री किए थे, जिनमें से कई हजारों के पास इंडिया का ऑफिशियली आधार कार्ड भी था। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतनी आसानी से इलीगल इमिग्रेंट्स आ कहां से रहे हैं? तो इसका कारण है फ्री मूवमेंट रजीम। इंडिया म्यांमार फ्री मूवमेंट रजीम के तहत बॉर्डर पर रहने वाली ट्राइब्स करीब 16 किलोमीटर तक दोनों देशों के अंदर फ्रेंडली मूव कर सकते हैं, वो भी 3 दिनों तक, बिना किसी विशेष रीजन के। साल 1949 में इंडिया और म्यांमार के बीच ये अग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया था ताकि आजादी के बाद बॉर्डर पर रहने वाली वे ट्राइब्स जो दोनों देशों में बट गई थी, आपस में हार्मोनियसली एग्जिस्ट कर सके। लेकिन अब इस छूट का गलत इस्तेमाल होने लगा है। तो मैं मणिपुर का जो बॉर्डर है म्यांमार से, वहां पर कवरेज करने गई और मैंने वहां पर देखा कि 16 किलोमीटर तक भारत के लोग म्यांमार जा सकते थे और म्यांमार के लोग भारत आ सकते थे। बांग्लादेश वाले तो बस छोटी सी तारों को पार करते हैं और इंडिया में एंट्री कर लेते हैं। এখন হচ্ছে ইয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল, কাটাতার পার হয়ে এখন ইন্ডিয়ার ভিতরে ঢুকছি আমরা সবাই মিলে। जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी मजाक बन के रह गई है। अब गवर्नमेंट इस बात पर कितनी जल्द एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप मणिपुर में हो रहे वायलेंस और इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और क्या मेतई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।